हेलो बच्चों, अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है अपना ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आप जिस तरह से हमें प्यार दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा हौसला बहुत बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप रोज नए दिन आप लोग मेरा नया सब्सक्राइबर जोड़ देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे हैं और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अब डेली क्लास लूँगा, डेली मेरे वीडियोस आएंगे। आपके सभी विषयों की पूर्ण तैयारी की गारंटी मैंने ली थी, मैं वो करवाऊंगा। बच्चों टेंशन ना ले, अब मैं आ गया हूं। अब आपका रूटीन वाइज क्लास होगी। तो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का पहला जो चैप्टर है, गद्य भाग का, गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन, उसी का मैं आज लेकर के आया हूँ। आज मैं उसी श्रम विभाजन पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि लेखक परिचय होता है। तो आज हम पहला जो चैप्टर है गद्य खंड का, उसका जो पहला जो है चैप्टर है श्रम विभाजन, उनके जो लेखक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर चैप्टर को भी देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है लेखक से के परिचय से भी आता है, लेखक की जीवनी से भी आता है, और हमारे गद्य खंड जो जो मटेरियल यानी जो गद्य में दिया रहता है, जो कहानी दी हुई रहती है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एक एक बिंदु पर बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, आज जो है हिंदी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ गद्य खंड, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बच्चों, अभी हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसका जो ये जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन, इनका जो लेखक है वो है भीमराव अंबेडकर। यदि पूछ दिया जाए, पूछा जाता है अक्सर एक मार्क्स का कि कोई भी दे दिया जाएगा गदखंड से या पदखंड से, बोल दिया जाएगा गदखंड से कि ये चैप्टर जो है इनका लेखक कौन है, या फिर ये जो पदखंड है यानी ये जो कविता है इनके कवि कौन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग जान लीजिए कि श्रम विभाजन जो है उनका जो भीमराव अंबेडकर है वो उनके लेखक हैं। और भीमराव अंबेडकर के बारे में जानिए कि ये वो शख्सियत हैं, ये वो शख्स है जो आज़ादी के पहले जो हमारा संविधान पहले तैयार हुआ, इसमें उन्होंने हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हमारा सपोर्ट किया। हमारे देश का जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, हमारा राइट्स जो है, हमारा अधिकार जो है, आज इन्हीं की देन है। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है वो दुनिया का कहा जाता है कि बेहतरीन संविधान है, क्योंकि उसमें सभी लोगों के लिए एक बराबर का अधिकार जो दिया गया है वो उसमें लिखा गया है। और ये जरूरी भी है। हमारे समाज में जो भेदभाव है उसको कम करने की कोशिश की गई है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। यदि आज हमारा संविधान नहीं होता तो हमारा देश बहुत पीछे होता। तो बच्चों, मैं कह सकता हूँ कि भीमराव अंबेडकर का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है, हमारे समाज में भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला लेखक कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन यहाँ हो गया। अब देखिए इनके चैप्टर में पढ़ते हैं कि बाबा साहब, क्या होगा कि जो जो लाइन में से क्वेश्चन हो सकता है मैं वो लाइन को अंडरलाइन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, कहा कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस लाइन में कितना क्वेश्चन आया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। पहला क्वेश्चन, बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था? महू में एक जगह का नाम है,
किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ से देखिए कि भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उस जगह क्या नाम था? कहाँ हुआ था? महू। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। किस परिवार में? तो दलित परिवार में। 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया आपका। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से। सुपठित का मतलब होता है कि अच्छे पढ़े लिखे। एक होता है कि केवल डिग्री ले लिए, एक होता है कि नॉलेज है, उनको हर विषय की जानकारी है, वो हर बात को तथ्य के साथ रखते हैं, समझते हैं और दुनिया को भी समझाते हैं। तो क्या था, अपने समय के, उस समय जिसमें पढ़े लिखे लोग मिलते नहीं थे, उस समय वो बहुत पढ़े लिखे थे। और बाबू लोग, मैं एक जानकारी आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि अभी भी उनके पास जितनी डिग्रियां थी, किसी एक आदमी के पास उतनी डिग्रियां अभी तक किसी के पास नहीं है। वो इतनी डिग्री लेकर के बैठे थे। तो सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो पहले न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका। फिर कहाँ गए? लंदन गए। तो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ गए? पहले अमेरिका गए यानी न्यूयॉर्क, दूसरी बार कहाँ गए? लंदन यानी इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इनमें कहा गया कि उन्होंने क्या किया कि संस्कृत का धार्मिक, जैसे उस समय क्या होता था कि हमारे जो वेद होते हैं, हमारे जो पुराण है, वो सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया, लोगों को समझ नहीं आती थी। इन्होंने क्या किया कि संस्कृत का उसमें धर्म से जोड़ करके जो भी उनमें धर्म की बातें थी सबको बताया, पुराण से यानी पौराणिक, पुराण में जो बातें कही गई थी सबको बताया, और पूरा सबका जो अनुवाद के जरिए पढ़ा। यानी क्या होता है कि अभी आप लोग संस्कृत पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़िएगा, यदि हम आपको उसका हिंदी अनुवाद नहीं बताएंगे तो आप लोग सोचिएगा कि सर इसमें क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यदि हम आपको संस्कृत या इंग्लिश पढ़ा के उसका अनुवाद भी बता दें तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा और आप समझ भी जाइएगा। तो उस टाइम क्या होता था कि जो पुराण होता था, जो हमारा वेद था, वो संस्कृत में लिखा था, लोगों को कुछ पता नहीं था, ये उसका अनुवाद करके लोगों को बताते थे, समझाते थे और एक अच्छा मैसेज समाज में देते थे। अब देखिए, जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर उभरे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ऐसे कौन व्यक्ति है जो इतिहास मीमांसक, विधिवेता, इतिहास मीमांसक का मतलब होता है इतिहास को जानने वाले, इतिहास को समझने वाले। विधिवेत्ता का मतलब कानून को जानने वाले। अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक को जानने वाले, यानी पैसे का जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसको जानने वाले। समाजशास्त्री का मतलब समाज के बारे में जानने वाले। शिक्षा का विद का मतलब जिसके पास नॉलेज हो और लोगों को वो अच्छा संदेश देते हो। तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता, धर्म दर्शन करके व्याख्याता का मतलब है जो धार्मिक बातों को व्याख्या करके लोगों को तक अपना मैसेज पहुंचाते हो, तो वो भी बनकर उभरे। तो यदि पूछा जाएगा कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे, तो क्या होगा? भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर इसका आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। जहां जहां क्वेश्चन बनेगा मैं आपको कर दूंगा और आप उसका ये चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग तुरंत आंसर बता दीजिएगा, और जब मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो मैं वादा करता हूं बच्चों कि आप लोग बिना देखे आंसर बताइएगा। ये राजेश सर का प्रॉमिस है। चलिए अब देखिए, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश का मतलब होता अपने देश में। अपने देश में क्या हुआ, कुछ समय उन्होंने वकालत मतलब वकील का काम किया, जो क्या करते हैं कि हमारा केस लड़ते हैं न्यायालय में।
समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष संघर्ष किया। बच्चों, यदि कहा जाए कि उस समय पहले जब देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय पहले क्या थी, कुरीति बहुत ज़्यादा थी, समाज में भेदभाव था, ऊंच नीच था, जो अभी भी कुछ है लेकिन बहुत हद तक खत्म हो चुका है। तो भीमराव अंबेडकर ने देखा कि हमारे समाज में लोग कहते हैं कि हम ऊंच हैं, वो नीच हैं, हम ऊपर हैं, वो नीचे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सभी इंसान है, सभी को बराबर हक है। इसलिए ये नहीं चलेगा। ऐसा कुछ कर दिया जाए ताकि जो समाज के बड़े लोग हैं, वो जो अपने आप को बड़े समझते हैं, वो निचले तबके का आदमी को इसको मतलब क्या करे, वो उसका जो है शोषण ना कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो वहां पे क्या था कि लोग को मानते थे कि अछूत है, उसका कोई पानी छुआ नहीं पीते थे, बैठने नहीं देते थे, रोड के आगे से सामने से गुजरने नहीं देते थे। इतनी बड़ी परेशानी होती थी वहां के लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने क्या किया, स्त्रियों को बहुत नीच समझा जाता था, ठीक है, मजदूरों को अच्छा मानव नहीं माना जाता था, नीचे दृष्टि से देखा जाता था। तो इन पर इन्होंने काम किया और उनको क्या किया कि इन्होंने क्या किया, सोच लिया कि अब इनको सम्मान दिलाना है, बराबर का हक दिलाना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने वाले कौन है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक, ये बहुत बार पूछा गया बच्चों, ये तीन प्रेरक कौन हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के जो सार है, उनमें उनके तीन प्रेरक हैं। तीन प्रेरक, जिससे प्रेरक का मतलब क्या होता है, जिससे किसी को प्रेरणा मिलती है। यदि आप किसी भी आदमी से मोटिवेटेड होते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं, उनके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं प्रेरक। तो इनके जीवन में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिनको ये मानते थे, उनमें तीन व्यक्ति जो रहे, वो बुद्ध था, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी बुद्ध से मिले कबीर और उन्होंने ज्योति जगा दिया। ठीक है, बुद्ध से मिले कबीर, उन्होंने ज्योति जगा दिया। बस, कबीर, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इसको याद रखिएगा। बुद्ध से मिले कबीर, उन्होंने ज्योति जगा दिया। ये इसके ट्रिक पर याद रखिएगा कि उनके चिंतन व रचनात्मक के मुक्त तीन प्रेरक, जब भी पूछेगा तीन प्रेरक कौन कौन है बाबा भीमराव अम्बेडकर के, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यदि याद नहीं रहे, बुद्ध मिले कबीर से, ज्योति जगा गए। बुद्ध मिले कबीर से, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ज्योति जगा गए मतलब ज्योतिबा फुले। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लाइफ में, जीवन में तीन प्रेरक व्यक्ति कौन है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध मिले कबीर से, ज्योति जगा गए। बुद्ध मिले कबीर से, ज्योति जगा गए, यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये बहुत बार पूछा गया। अब चलिए, भारत के संविधान निर्माण में ये भी पूछा जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो बाबा भीमराव अंबेडकर। इसलिए कहा जाता है कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर। यदि पूछा जाए कि हमारे संविधान के निर्माता कौन है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन आता है, हमारे संविधान के निर्माता कौन है, बाबा भीमराव अंबेडकर। इसलिए भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी क्या हो गया, भारत के संविधान का निर्माता कौन हो गया, भीमराव अंबेडकर। चलिए अब ऊपर पढ़ते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। यहाँ पे फिर पूछा जाएगा कि बच्चों ये बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ, दिल्ली में। यहाँ पे तीन क्वेश्चन आएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। किस ईस्वी में हुआ, 1956 ईस्वी में, दिसंबर 1956 ईस्वी। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, 1956 ईस्वी में
हुआ। चलिए अब देखिए, याद हो गया बच्चों, लाइन बाय लाइन मैं बता रहा हूं, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। ये भी पूछा जाता है कि बाबा साहब के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण भाषण है, उनके बारे में बताइए, या ये किनकी रचना है। तो देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं, भाषण क्या है? द कास्ट इन इंडिया, इनको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, who are they, who are Sudraj, Buddhism and communism, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic states, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste। ये जो है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया, their mechanism, genesis and development, the untouchables, who are they, who are Sudraj, Buddhism and communism। बुद्ध और कम्युनिज्म के बारे में जो है इन्होंने बोला था। बुद्ध एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द स्टेट्स, हिंदी वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण है। इसको 2-4 बार देख लीजिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किनकी रचना है या किसका भाषण है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से, कहां से? कल्याण मंत्रालय से इनका जो भी वाक्य था, जो भी जिन्होंने लिखा, वो भारत का जो कल्याण मंत्रालय है वहां से प्रकाशित हुआ। और ये किसने खंड में, ये पूछा जाता है कि इसका जो संपूर्ण वाङ्मय था वो कितने खंड में प्रकाशित किया गया? 21 खंड में। ये याद रखिएगा, उनका वाङ्मय कितने खंड में प्रकाशित किया गया? 21। कितने? 21। 21 खंड में इनका वाङ्मय प्रकाशित किया गया। चलिए अब देखिए, यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, ये जो चैप्टर लिया गया है, ये जो विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव के द्वारा, इसके द्वारा ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं श्रम विभाजन वाला, इसमें क्या है, यहाँ जो बाबा साहब का जो विख्यात भाषण, जो फेमस भाषण था, ये भी पूछा जाता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी के ललई सिंह यादव का के द्वारा। अब देखिए, इनका जो इंग्लिश में लिखा गया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका जो है ललई सिंह यादव के द्वारा वो जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया। उस जाति भेद का उच्छेद, उसी के संपादन से यह लिया गया है। तो कहा जाएगा कि श्रम विभाजन बाबा साहब की कौन सी रचना से ली गई है या कौन से भाषण से? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। तो उसका हिंदी क्या हो गया? जाति भेद का उच्छेद। क्या हो गया? जाति भेद का उच्छेद, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी हो गया जाति भेद का उच्छेद। समझ गए? उसी का जो संपादन से यह लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। अब देखिए बाबू, ये भाषण बड़े ही मन से और बड़े मेहनत से तैयार किए थे बाबा भीमराव अंबेडकर। उस समय में 1936 में एक सम्मेलन होना था लाहौर में। तो इन्होंने कहा कि लाहौर में जब सम्मेलन होगा, उस समय में लाहौर जो था वो इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था। तो उसमें क्या हुआ था, वो सोचा कि इसी जो ये सम्मेलन जो होगा वहाँ पे हम भाषण देंगे और यह जो है लिखा हुआ है इसको हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ था कि इसका देखा गया कि यह क्रांतिकारी जैसा भाषण है ना, इससे यदि पढ़ा जाएगा तो भारत जो है क्रांतिकारी का देश और जल्दी बन जाएगा और आज़ादी के लिए और तीव्र लड़ाई कर सकता है। इसलिए क्या किया, इसको सहमति नहीं दिया गया, इसको रोक दिया गया। तो कहा गया कि यह भाषण जाति पाति तुरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था।
ये जो सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था? जाति पाति तोरक मंडल। जाति पाति तोरक मंडल का मतलब होता है जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, सब जाति बंधन टूट करके सब बराबर करके वो सम्मेलन हो रहा है, उसी में ये पढ़ा जाना था 1936 में, लेकिन वहां पर इसको सहमति नहीं दिया गया। बाद में बाबा साहब ने इसे क्या किया? स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, यानी एक बुक लिख दिया, उसी को बुक में उतार दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर, वही पुस्तिका का नाम जो है वो श्रम विभाजन के नाम पर हम लोग पढ़ते हैं। यानी उसका जो है वो जब नहीं पढ़ा जा सका तो वहां पर स्वतंत्र पुस्तिका का वो रूप दिया गया, और वही जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए वही श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यही जो श्रम विभाजन है ये ऐसा लिखा गया है कि हमारे यहाँ जो जात पात है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ये ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि कर्म के आधार पर हमें वर्गों में बांटा गया, जो जो काम करते हैं उसके आधार पर, न कि वंशानुगत होगा। तो इसलिए जो जो काम करेंगे उसके कर्म के आधार पर उसको उनको बांटा जाएगा, न कि उनके जन्म के आधार पर। तो अब क्या हो गया? जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो बाबू लोग यह क्या किया कि भारत में जो है मानवीयता का मतलब क्या होगा? आदमीयता नहीं है। हम एक दूसरे को यदि ऊंच नीच मानते हैं तो ये सच में आदमीयता नहीं है। हम सभी इंसान हैं, हम भी सभी एक भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। हमें दो हाथ है तो उन्हें भी दो हाथ है, हमें एक मुंह है तो उन्हें भी मुंह है, इसलिए हम सभी बराबर हैं। बाबा साहब ने इसी को दूर करने का प्रयास किया। इसी का जो है आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इस पर जो हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके जीवनी से बना था, तो हम लोगों ने देख लिया कि उनकी जीवनी से कितने क्वेश्चन बन सकते थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे? तो अब जो है हम लोग जो है ये हम लोग अब चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है? और हम लोग अब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब देखिए यह इसी के बारे में हम लोग क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए श्रम विभाजन का मतलब होता है कि काम के आधार पर हम बांट रहे हैं, और जाति प्रथा का मतलब होता है कि हम लोग वंशानुगत समझते हैं कि ये जाति है, वो जाति है। हम लोग है ना ये बोलते हैं कि हम लोग यादव हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग राजपूत हैं, हम लोग पासवान हैं, हम लोग ऋषिदेव हैं, जो भी हम लोग आपस में बोलते हैं कि ये हम लोग इस जाति से आते हैं, हम लोग मुसलमान हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या गया है कि हम लोग श्रम विभाजन को न बांटते हुए हम लोग जाति में ज्यादा बट गए हैं। लेकिन उसको क्या, श्रम विभाजन अलग चीज है, जाति प्रथा अलग चीज है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, श्रम विभाजन को जाति प्रथा से में बांट देते हैं, जिससे क्या होता है कि नुकसान होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। कहता कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद मतलब कहते ना कि हम लोग, जाति का मतलब क्या होता है, हम लोग जिस जहाँ जन्म ले लिए, हमारे पापा समझते हैं कि वो जिस जाति के होंगे हम उसी जाति के हैं, यानी हम अपने आप को कभी उच्च समझते कभी नीच समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है हमारे समाज में काफी ज्यादा ये फैला हुआ है। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी महत्वपूर्ण रूप से यह फैला हुआ है। इसके पोषक के कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। लोग इनको बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इनका समर्थन करते हैं, जो कि चिंताजनक है। समर्थन का यह आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहता है कि समर्थन का एक आधार, कहता कि हम लोग समर्थन क्यों करते हैं, तो समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, जो सभ्य समाज है,
उसमें कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, कार्य कुशल के लिए मानते हैं कि कार्य में कुशलता होना चाहिए, तो उनका हम विभाजन करेंगे, श्रम विभाजन को आवश्यक मानेंगे। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो, श्रम विभाजन यानी श्रम के आधार पर जाति तय कर रहे हैं, ये तो इसका दूसरा रूप तो है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जाति के आधार पर श्रम करने लगते हैं। श्रम के आधार पर जाति ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर श्रम नहीं होना चाहिए, श्रम के आधार पर जाति होना चाहिए। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। मतलब इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें हम लोग तर्क तो देते हैं, लेकिन यहाँ यह धरातल पर नहीं उतर पाता है। इसका संबंध यह है कि पहली बात तो क्या आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन देते हैं और श्रमिक विभाजन भी देते हैं। श्रम का मतलब काम और श्रमिक का मतलब उसका हम लोग तय कर देते हैं कि वो मजदूर ही रहेगा, वो ये ही रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। श्रम विभाजन निश्चय इस सब समाज की आवश्यकता है। यदि हम सब समाज चाहते हैं तो श्रम विभाजन जरूरी है। यदि हम एक समाज में रहते हैं और वहां पर यदि एक ही तरह के लोग रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमें वहां पर टीचर भी चाहिए, हमें वहां पे बढ़ई भी चाहिए, हमें वहां पे मैकेनिक भी चाहिए, हमें वहां ड्राइवर भी चाहिए, हमें वहां मजदूर भी चाहिए, हमें वहां फैक्ट्री लगाने वाले चाहिए, जॉब देने वाले भी चाहिए। सभी समाज के लिए जरूरी है। यदि एक ही चीज हो जाए कि सभी एक ही काम करने लगे तो नहीं होगा। हम मकान बनाएंगे तो मिस्त्री भी जरूरी है, टेक्नीशियन भी जरूरी है। हम जो पढ़ाएंगे, अभी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए टेक्नीशियन टीम भी हमारे पास है, जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों, तो इसलिए समाज में एक ही चीज होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। कोई दुकान भी होना चाहिए, दुकान भी अलग अलग तरीका का होना चाहिए। कोई क्या होता है, किराना दुकान होता है, कोई कपड़ा का दुकान होता है, कोई कॉस्मेटिक का दुकान होता है, कोई खाने पीने का दुकान होता है। तो कोई क्या करता है कि हमारे जो घर का सामान है उसकी दुकान होती है। तो बाबू, हर चीज का जरूरत है। यदि एक ही श्रम सब करे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर दो दिक्कत हो जाएगा तो श्रम का विभाजन यानी अलग अलग श्रम तो होना जरूरी है। लेकिन हम ये कह दें कि मजदूर वो है और उसका बेटा आईएएस नहीं बन पाए तो दिक्कत है। यदि मजदूर है उसका बेटा भी मजदूरी करे तो दिक्कत है। यानी मजदूर है वो अभी कर रहा है, लेकिन ये हक है कि उनके जो बच्चे होंगे, वो जो पढ़े लिखे होंगे, वो अलग तरह का काम करना चाहेंगे तो वो अलग काम करेंगे। उसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई यदि टॉयलेट साफ कर रहे हैं तो हम कहेंगे उनके बच्चे भी करें, ये नहीं होना चाहिए। यदि वो पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा बड़ा काम करते हैं तो उनकी आज़ादी है, वो करते हैं, तो इनके रूप में होना चाहिए। यानी वो श्रम करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि जिसमें वो कुशल हो वो काम कर सकते हैं। हम पाबंद नहीं करें कि यदि वो काम कर रहे हैं और उनका बच्चे दूसरे काम में ज़्यादा उनको रुचि है तो वो काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर है कि श्रम विभाजन निश्चय इस समाज की आवश्यकता है। समाज के लिए श्रम विभाजन चाहिए कि अलग अलग काम के आदमी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काम कर रहे तो उसके परिवार के सदस्य वही काम करे। परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये मतलब जो जो तर्क संगत नहीं हो उस तरह का हम लोग विभाजन नहीं करना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की उपेक्षा, ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी हम लोग श्रम विभाजन करते हैं लेकिन उससे निश्चित कर देते हैं ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये नहीं करना चाहिए। मतलब यदि हम जो काम कर रहे हैं, कल चाहे वो काम हम कर रहे हैं तो वो श्रम मेरा हो गया, और जो आज दूसरा काम कर रहा है वो श्रम उसका हो गया। ऐसे नहीं उसे हम तय कर दें कि वो ऊंच है वो नीच है, ऐसा हम लोग नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ होता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वही है कि भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को क्या करते हैं, कहते हैं ये ऊंच है नीच है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और नहीं होना चाहिए। और जो कि विश्व के कई समाज में नहीं पाया जाता है, जो कि हमारे भारत में पाया जाता है, यह एक चिंता का विषय है। तो यह नहीं होना चाहिए। चलिए
अब देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अब हम लोग बोल देते हैं कि जाति प्रथा मतलब क्या हो गया कि जो जिस जाति का है, यदि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं बढ़ई शर्मा, अब वो बना रहे लकड़ी का सामान बना रहे हैं, अब उनके बच्चे कहेंगे हम लकड़ी का सामान नहीं बनाएंगे, हम जो है राजमिस्त्री काम करेंगे, हम इंजीनियर का काम करेंगे, हम इंजीनियरिंग करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। तो बिल्कुल हक है, वो इंजीनियर बनेगा, तो हम ये भी करेंगे, नहीं तुमको वही बनना पड़ेगा। ये गलत है। वही कहा गया है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार काम करना चाहिए। हमको मान लीजिए आज मन है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका भी, आप बच्चे पढ़ रहे हैं तो किसी का मन होगा कि हम डॉक्टर बने, किसी का मन होगा इंजीनियर बने, कोई गरीब के बच्चे होंगे जिसके पापा मजदूरी करते होंगे, वो सोचते होंगे कि सर हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, हम डीएम बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे। बाबू आप बन सकते हो, आपको अधिकार है और आप बनिए। यदि हम ये कह दें कि आप नहीं बन सकते, तुम्हारे पापा मजदूरी करते, तुम आईएएस नहीं बन सकते, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। तो यही है कि यदि स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप बच्चे हम लोगों से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, आपका एक कोई न कोई लक्ष्य होगा कि हमको ये बनना है। यदि आप अपने आप को उसमें कुशल कर लेते हैं, मतलब आप उनकी जानकारी ले लेते हैं, उसमें आपको एक योग्यता हासिल, एक महारत हासिल हो जाती है, तो आपको वह काम करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही, यानी हम ये दें कि आपका जिस चीज में रुचि है, आप जो चीज बनना चाहते हैं, आप वो आराम से कीजिए, आपको हक है, आप उसमें अच्छा नॉलेज ग्रहण कीजिए और आराम से आप वो कर सकते हैं, वो आपको हक है, क्योंकि आपकी उसमें क्षमता है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर की क्षमता है, आप इंजीनियरिंग कीजिए, आप बन के आइए तो आप इंजीनियर कहलाएंगे। आप में मेडिकल की क्षमता है, डॉक्टर बनने की क्षमता है, आप किसी भी समाज के किसी वर्ग से आते हैं तो आपको हक है कि आप डॉक्टर बनिएगा और डॉक्टर कहलाइएगा। आपको साइंटिस्ट बनना है, किसी भी समाज से आते हैं, गरीब मजदूर का बेटा है, और यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बन कर आप यदि अच्छा योग्यता हासिल कीजिए, अब मन से पढ़िए, साइंटिस्ट बन के दिखाइए, तो आपको लोग साइंटिस्ट कहा जाएगा। ये जरूरी है, ना कि ये कहा जाए कि आपको मजदूर के बेटे हैं, आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ये चीज जरूरी है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत, दूषित का मतलब गलत जो यह सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम जिस समाज के हैं, मान लीजिए हम मजदूर कर रहे हैं, हम टॉयलेट साफ कर रहे हैं, तो हमारा ये निर्धारित समाज के लोग कर देंगे कि हम, जो मेरा बच्चा होगा वही काम करेंगे। यदि हम मजदूरी करते हैं, हम जो है मकान बनाते हैं, वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, तो क्या मेरे बच्चे जो होंगे जो पेट में है, क्या उनका हम तय कर देंगे कि उसको मजदूर ही बनना है? ये बिल्कुल गलत है। ये हमें तय करने का अधिकार नहीं है, ये उनको तय करने का अधिकार है, उन बच्चे को, कि वो अपने कौशल को कहाँ तक विकसित करे, वो किस लाइन में जाना चाहिए, न कि हम ये कहेंगे कि तुमको यही बनना पड़ेगा और इसी तरह का कौशल विकसित करना पड़ेगा। ये नहीं कहना है, उनको स्वतंत्र देना है। बच्चे जन्म के आधार पर विभाजन नहीं होंगे, अपने कर्म के आधार पर होंगे। मतलब जिस चीज में उसको रुचि है वो बनने के लिए वो स्वतंत्र है और वही निर्धारित होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, बच्चे का पहले निर्धारण कर देते हैं कि फलना का बेटा जो है वो, उसका बाप ये काम करता है, वो इस समाज से आता है, यही करेगा, तो ये जरूरी नहीं है। एक मजदूर का भी बेटा भी आईएएस बन सकता है। जो मेहनत करेगा उनको हक है कि वो जो करना चाहे, जो पेशा अपनाना चाहे वो अपना सकता है। हम और आप कहने वाले कोई नहीं है। हम किसी के गर्भ से किसी को कह दे कि उसके यहाँ पैदा हुआ है और वो उसी समाज में रहेगा, उसे वही काम करेगा, इसका निर्धारण हम नहीं कर सकते और हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, तो बच्चों यही था। अब आगे देखते हैं। फिर देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही वो पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए।
अब देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि समाज में कोई कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसका जीवन यापन हो रहा है। अब उसके बच्चे हो गए, वो दूसरा काम करना चाहते हैं, उससे जीवन यापन नहीं होता है, तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि नहीं तुमको यही करना पड़ेगा, ये तुम ये इसी काम के लायक हो, तुम्हारा समाज ये है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उनकी जीविका चलनी चाहिए। वो जो जीविका अपनाना चाहे, जिसमें उसको रुचि हो, वो स्वतंत्र है, अपना वो जीविका अपना सकता है। ये उनको हक है। हमें ये उन्हें अधिकार देना चाहिए, न कि उस पर थोपना चाहिए। उन्हें भी अधिकार है कि वो सुख रहे, वो भी बड़े आदमी बने, आईपीएस आईएएस बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, जो चाहे बिजनेसमैन बनना चाहे बिजनेस करे, उनको हक है। तो उनको हम कहने वाले नहीं होते हैं कि आप भूखे मर जाइए लेकिन यही पैसा कीजिए। ये हमारी दायित्व तो नहीं है, ये उनका हक है कि वो क्या करता है। यदि हम थोपते हैं तो गलत है, हमारा समाज थोपता है तो गलत है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब देखिए कहा जाता है, जैसे पहले था, पहले लोग टीवी देखते थे, अभी एलसीडी लोग खरीद ले रहे हैं। पहले लोग यहाँ से पत्र लिखते थे, फिर टेलीफोन आया, फिर अभी मोबाइल से बात करते हैं। पहले वीडियो कॉल नहीं होता, वीडियो कॉल करते हैं। अभी मोबाइल पे सब कुछ देख लेते हैं, अभी यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं, पहले नहीं पढ़ पाते थे। तो क्या होता है कि हमारे समाज में जब परिवर्तन होता है, समय समय पर परिवर्तन होते रहता है, तो उनके अनुसार क्या होता है कि एक बिजनेस खत्म हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से पहले लोग टैप रिकॉर्डर सुनते थे, उसमें रील वाला कैसेट आता तो खत्म हो गया, फिर डीवीडी सीडी आया, वो खत्म हो गया, टेलीफोन खत्म हो गया, मोबाइल रह गया, फिर आगे आने वाले पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G भी आ गया, इससे आगे 7G 6G भी आएगा। तो वक्त के अनुसार क्या होता है, चेंजेज आते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम यदि अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, मान लीजिए अभी पहले जो टीवी बेचता था अभी भी टीवी बेचे, उसका दुकान नहीं चलेगा, क्योंकि अभी लोग एलसीडी लेंगे, लेंगे ना, दीवार पे लगाने वाला, वो लेंगे। वो नहीं लेंगे तो चलेगा नहीं। अभी सोचेगा सब ऑफलाइन ही पढ़ाए, ऑनलाइन नहीं पढ़ाए, तो फिर भी दिक्कत है ना। हम सोचेंगे मोबाइल नहीं रखें तो दिक्कत है, क्योंकि पत्र लिखते रहे। तो वो अभी क्या होता है, वो जो करेगा दुकान अभी नहीं चलेगा। अभी रेडियो खत्म हो गया क्योंकि मोबाइल सब कुछ हो गया, अब जो रेडियो की दुकान करेगा उसका नहीं चलेगा। तो क्या होता है बच्चों, तो हमें युग के अनुसार बिजनेस भी चेंज होता है, अपना टेक्निक जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, वो भी चेंज करना पड़ता है। यदि ऐसा लोग नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा। तो जरूरी तो है, तो ये हम नहीं कर सकते कि आपको यही करना पड़ेगा। समय समय पर वो अपने आप को समय के अनुसार जो जरूरत होगी वो अपने आप को चेंज में लाएगा। आने वाले दिनों में और भी कुछ नया चीज आएगा। अभी है, पहले गर्मी में लोग क्या करते थे, पंखा लगाते थे, फिर कूलर आया, फिर एसी आया, फिर और कुछ अभी आ सकता है। तो क्या होगा, इसके लिए समय समय पर ये चीज आते रहेगा और हमें अपने आप में चेंजेस करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, यदि हम लोग यही सोचते रहेंगे कि वही काम करना पड़ेगा जो एक दिन किया है, तो क्या होगा, इससे उसका नुकसान होगा और उसको भूखे मरने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को समय समय पर अपने आप अपडेट करना पड़ेगा। यदि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप यदि उसको अपडेट नहीं कीजिए तो वो हैंग होने लगता है। कंप्यूटर चलाते हैं, उसको अपडेट नहीं कीजिए, हैंग होने लगता है। इसलिए समय समय पर अपडेट भी होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर मनुष्य जो है अपना चेंज करे कि हमको क्या करना है। चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या टेक्निकल नॉलेज हो, वो चेंज कर सकता है उसको। इसके लिए आदमी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम लोग किसी पर बात नहीं कर सकते। चलिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो कभी भी कहता है कि जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा नहीं कि हम फलना जाति को वही पेशा चुनेंगे, नहीं। आप किसी भी जाति को, आप सभी पेशा चुनने के लिए स्वतंत्र है, जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यदि हम लोग क्या करते हैं कि उसको परिवर्तन का अनुमति नहीं देते हैं कि आप जो है ये काम नहीं कर सकते, आप उस समाज के हैं वो नहीं कर सकते, इसी कारण क्या होता है कि बहुत लोग अभी भी अपने आप को बहुत आगे नहीं ले जा पाते या भूखे मरने के लिए अभी तक बेबस हैं। इसलिए वो अपने आप को, चाहे क्या कुशल हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है,
इस प्रकार क्या होगा, यदि जाति प्रथा यदि है तो ये हमारा गंभीर विषय है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। अब देखिए, जाति प्रथा का श्रम विभाजन, यदि जाति के आधार पर हम श्रम विभाजन करेंगे तो मनुष्य की इच्छा पर उसमें नहीं चलता है। हम चाहेंगे ये कर ले तो कहेगा नहीं तुम फलना जाति को तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो ये गलत है। इससे क्या होगा, हम नहीं कर पाएंगे जो चाहेंगे। तो ये क्या करना था, उसका स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, उसको स्वेच्छा से काम करने नहीं दिया जाता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। यानी मतलब हम हमारी रुचि यदि कोई दूसरा काम करने में है तो कहता कि नहीं तुम इस जाति को हो, ये समाज से हो, तुमको ये काम करना पड़ेगा, ये गलत है। हमें जिस चीज में रुचि है हम वो काम करेंगे। आपकी भी रुचि जिस काम में हो आप करिए। आप किसी भी समाज किसी भी वर्ग से आते हैं, आपको हक है कि आपको जो आपको साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप बनिए, आप अपना पेशा चुनिए। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालों का काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब बताइए, यदि मुझे बनना है डॉक्टर, हमें कहेगी नहीं तुमको दूसरा काम करना पड़ेगा, हमें उसमें रुचि नहीं है। बच्चों आप ही लोग बताइए कि आप में से किसी को बनना होगा इंजीनियर, आपके पापा कहेंगे इंजीनियर नहीं बनना है, मजदूरी करो, या समाज के लोग कहें मजदूरी करो, क्या आप करना चाहेंगे? जबरदस्ती कर भी रहे हैं तो आपका मानसिक स्थिति उसमें नहीं लगेगा, अच्छा से आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप कहेगा हमको प्रेशर से काम करवा रहा है, आपको काम में तनाव उत्पन्न होगा, आपको रुचि उसमें नहीं होगी। इसलिए यह जरूरी है कि आपको जो काम में रुचि हो वह काम आपसे करवाए, न कि जिसमें अरुचि हो वह काम। यदि हम अरुचि वाले से आदमी से काम करवाएंगे, एक तो वह बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ऊपर से उनका सही से विकास भी नहीं हो पाएगा। वही इस लाइन में कहा गया है, उसमें ना उसका दिल लगेगा ना दिमाग, और ना हुई वह उसमें एक महारत हासिल कर पाएगा। क्योंकि आपको जो हासिल करना होगा, जिसमें आपको जुनून होगा, वो काम करने दिया जाएगा तो आप अच्छा से कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कीजिएगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी हम आर्थिक दृष्टिकोण से, पैसे की दृष्टिकोण से, कमाने की दृष्टिकोण से भी देखें तो जाति प्रथा बहुत ही खतरनाक दृष्टिकोण से है। यदि हम बोल दें कि फलना जाति के लोग दुकान खोलते हैं, उसी दुकान से सामान लेना उसी जाति के लोग लेंगे, क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। हम बोलेंगे एक समाज में उसी तरह के लोग रहेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे समाज में हर तरह के आदमी की जरूरत होगी, एक ही काम वाले आदमी रहेंगे तो कहाँ समाज नहीं चलेगा। इसलिए जरूरत है कि स्वेच्छा के अनुसार हम उसको काम करने दें, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। जबरदस्ती हम विशेष काम करेंगे तो क्या करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, उसको काम में मन लगेगा, धीरे धीरे ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल काम करना वो छोड़ देगा और वो भूखे मरने पर विवश हो जाएगा। चलिए, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अब देखिए, ये तो नकारात्मक पहलू को हम ले लिए, अब सकारात्मक पहलू ये है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरे द्वारा जो जाति का जो आलोचना कर रहे हैं, तो लोग मुझसे उसे प्रश्न पूछेगा कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? यदि मैं चाहता हूं कि जाति प्रथा न रहे तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो उसमें क्या है कि मेरा उत्तर क्या होगा? वो भीमराव अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। कहता कि मेरा समाज क्या होगा? आदर्श, मतलब जो जो काम करना चाहिए, जो जिसको अपना आदर्श मानना चाहिए वो काम करे, एक दूसरे से बराबर की स्थिति से देखे, न कि ऊंच नीच की दृष्टिकोण से, और एक दूसरे में भाईचारा हो, न कि नफरत हो कि हम ये हैं हम वो हैं, सब मिलकर आपस में रहे। हम इस तरह का आदर्श समाज चाहते हैं। क्या यह ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है। यदि हम समाज में मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे को ऊंच नीच नहीं समझ रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और हमें यह करना चाहिए। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अभी बताइए, यदि हम सिर्फ सब मिलकर के रहे तो क्या दिक्कत है? क्यों क्यों एक दूसरे से लड़े? बिल्कुल सही बात है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के
एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो हम कुछ बोले सभी उसका सपोर्ट करें, यहाँ से वहाँ तक सभी हाथ में हाथ थाम के चले, स्वर में एक स्वर में मिलाकर कहें हम सब एक हैं। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग्य होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अब हमें क्या होना चाहिए कि यदि किसी का भी कोई समाज में रक्षा नहीं कर रहा है या किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो हमें खुद जाना चाहिए कि ये नहीं कि मेरी जाति के लोग हैं तो मैं नहीं है तो क्यों जाऊंगा, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भाईचारे का रिश्ता है, हम जाएंगे और उसको बचाएंगे। ये नहीं कि उसका कोई नुकसान कर रहा है तो हम छोड़ देंगे, हम कहेंगे यदि मेरे समाज में किसी का नुकसान हो रहा है तो मेरा नुकसान हो रहा है, हम लोग आगे चल के बोलेंगे कि ऐसा नहीं चलेगा, हमारा समाज भाईचारे का समाज है, हम लोग मिलकर रहेंगे। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ये वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी हम दूध में पानी मिला देते हैं तो दूध से पानी नहीं निकाल पाइएगा, उस तरह हमारा लोकतंत्र भी है जो एक दूसरे से मिला हुआ है। हम समाज में एक सभी जाति जो है एक दूसरे के पूरक हैं, हम दूसरे के सुख दुख में सहयोग करते हैं, इसलिए हम सभी एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। और यही क्या है, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब शासन, जहां पर जनता का शासन हो उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। क्योंकि लोकतंत्र का केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भावना हो। यदि हम जब तक अपने साथियों के प्रति श्रद्धा सम्मान की भावना नहीं रखेंगे तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, हमारा समाज आदर्श समाज नहीं बन सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बच्चे सब आपस में भाईचारे दोस्ती बना करके रखिएगा, सभी कहिएगा कि हम एक हैं, हमारा समाज एक है। आगे चल के जो आप लोग कुछ बनिएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डीएम, एसपी, आप लोग भी मिल करके रहिएगा और कहिएगा हम सभी एक हैं, हमारा समाज एक है। यदि आपका समाज का विकास होगा तभी आपका देश का विकास होगा, क्योंकि समाज मिलकर ही देश बनता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपने समाज में यूनिटी बनाएं, एकता रखें, ऊंच नीच को खत्म करें, सभी बराबर है, समता का भाव रखें, समानता का भाव रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यदि करेंगे तो एक बेहतर समाज हमारा बनेगा और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चों, आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मैं अब अगले क्लास में फिर आऊँगा, इनका मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तब तक के लिए बच्चा मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी बात के साथ, इसी मैसेज के साथ कि हम सभी एक हैं, हम सभी आज से यह मुहिम चलाएंगे कि हम सभी बराबर में हैं, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते। बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका राजेश सर आज की क्लास के लिए आपसे लेता है विदा। तब तक के लिए नमस्कार।